गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक क्रिया का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये क्रिया के टॉपिक में से क्या क्या प्रश्न आते हैं उस पर ध्यान से सुने। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, फिर आगे प्रश्नों की बात करते हैं। वह शब्द जिसे किसी कार्य का किया जाना या होना स्पष्ट होता हो वह क्रिया कहलाती है। तो परिभाषा लिख लें। वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या किया जाना स्पष्ट होता हो वह क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? क्रिया कहलाती है। अब बच्चों यहाँ बात आती है क्रिया के भेदों की। तो भेद के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। भेद या प्रकार कितने होते हैं भेद? बच्चों यहाँ पर भेद की बात सीधा ही पूछा जाए, क्रिया के भेद होते हैं तो आपको जवाब देना है 2। और यदि प्रश्न अलग अलग पूछा जाए इस प्रकार से कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, या फिर पूछा जाए संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, या पूछा जाए काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। चौथा आधार आता कर्म, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो बच्चों इनका जवाब आपको क्या देना है, ध्यान से सुने। प्रयोग के आधार पर पूछे तो जवाब होता है 5, संरचना के आधार पर होते हैं 8, काल के आधार पर होते हैं 3, कर्म के आधार पर होते हैं 2। ठीक है। अब बच्चों इसमें ध्यान से सुने। प्रश्न पूछा जाए इस तरीके से तो इनका जवाब यही है। 5 कौन से होते हैं, 8 कौन से, 3 और 2 कौन से, उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर जो 2 भेद पूछा गया है ना, वो ये कर्म के आधार वाली बात पूछी गई है। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2, या सीधा पूछा जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो कर्म के आधार पर ही पूछा जाता है, तो जवाब 2 होता है। और ये 3 वाला टॉपिक हम कर चुके हैं। काल के आधार पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रियाएं जो होती हैं वो इसमें शामिल होती है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये प्रश्न आप लिख चुके होंगे। अब हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले प्रयोग संरचना वाली बात करते हैं। भेदों के नाम लिखता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां हेडिंग डालें, प्रयोग व संरचना के आधार पर। दोनों साथ में करवाता हूं, इसके पीछे कारण क्या वो भी समझाता हूं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले लिखेंगे साधारण या सरल क्रिया। दूसरा भेद आता है बच्चों संयुक्त क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया या पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालिक भी बोलते हैं, पूर्वकालीन भी बोलते हैं। पांचवा भेद है नाम धातु क्रिया। छठा भेद आता है कृदंत क्रिया। सातवां भेद लिखें सहजातीय क्रिया। आठवां भेद है सहायक क्रिया। बच्चों सबसे पहले तो इन 8 के आप नाम लिख लें। ठीक है। ठीक है, लिख लिए। अब बच्चों इनको आप समझ लें। आप ये कहें गुरु जी
प्रयोग वाले करवाएं या संरचना के करवाएं? दोनों ही करवाएं बच्चों। अगर ये पूछा जाए 1 से 5 जो है वो तो प्रयोग के आधार पर नाम है, और 1 से 8 है वो पूरी संरचना के आधार पर है। ठीक है ना, मतलब शुरू के जो 5 है वो प्रयोग के आधार पर, और कुल 8 जो है वो संरचना के आधार पर। दोनों अलग अलग मैंने बता दी। अलग अलग लिखता समय भी ज़्यादा लगते हैं, अलग अलग पढ़ते बाकी उसका फिर रिवीजन होता, तो एक साथ ही करवा देता हूँ। आप इसको प्रयोग और संरचना इसलिए मैंने हेडिंग डलवाई है। अब बच्चों देखो प्रयोग कौन सा होता है संरचना के आधार पर, किस प्रकार से हमने ये जो किए इनके भेदों की बात करते हैं। साधारण क्रिया कौन सी होती है? साधारण क्रिया मतलब जिससे किसी कार्य का होना स्पष्ट होता हो, जिस वाक्य में कोई कार्य होने का बोध हो रहा हो। लिखें इसमें, जिस वाक्य में किसी क्रिया का प्रयोग हुआ हो। ठीक है ना, जिस वाक्य में किसी क्रिया का प्रयोग हुआ हो वो साधारण क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोहित पढ़ता है। दूसरा उदाहरण सुनील गया। अब बच्चों 2 वाक्य लिखे मैंने, ध्यान से सुने। पहली बात तो दोनों इसी के उदाहरण है, यदि फिर भी दोनों में से किसी को प्राथमिकता देनी हो तो इसको देंगे। कारण पढ़ता है ये एक से अधिक जगह प्रश्न की जगह प्रयुक्त हो जाएगा, मतलब एक से अधिक जगह प्रयोग होता है इसका। ये कृदंत क्रिया में भी आएगा, ये सहायक क्रिया में भी आएगा। और आपको बता दूं बच्चों, यहां से अगर प्रश्न आएगा तो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया पूर्वकालीन क्रिया से ही आएगा, क्योंकि यही 2 महत्वपूर्ण हैं। बाकी एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया साधारण क्रिया का जो वाक्य है वो कृदंत क्रिया में भी आता है और सहायक क्रिया में भी आता है, इसलिए कंफ्यूजन न हो। एक से अधिक उत्तर आते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। वेरी इंपॉर्टेंट ये 2 है, प्रेरणार्थक और पूर्वकालीन। तो यहां से आप ज्यादा ध्यान देंगे। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं किसी क्रिया का प्रयोग हुआ हो, या जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो। जैसे पढ़ना एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। इसी प्रकार से संयुक्त क्रिया क्या होती है बच्चों? वाक्य में क्रिया तो एक पूर्ण होती है, लेकिन क्रिया शब्द एक से अधिक आते हैं। क्या लिखेंगे? क्रिया एक ही पूर्ण होती है, क्रिया एक ही पूर्ण होती है, लेकिन क्रिया शब्द भिन्न भिन्न होते हैं या एक से अधिक होते हैं। जैसे वाक्य लिखें, उसने खाना खा लिया, वह घर चला गया, तुम कक्षा में आ गए। ठीक है। अब बच्चों देखो इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयोग है? खाना खाने की, यहां पर घर जाने की, यहां पर कक्षा में आने की। एक ही तो क्रिया पूर्ण हो रही है, लेकिन क्रिया शब्द देखो एक से अलग अलग है। खाना और लेना, चलना और गया, आना और गया। जिस वाक्य में क्रिया तो एक ही पूर्ण होती है, वाक्य को जब पढ़ेंगे तो ऐसे पता लगेगा क्रिया एक ही पूर्ण हो रही है, लेकिन क्रिया शब्द भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। ये कौन से में आएंगे? संयुक्त क्रिया में। उदाहरण लिख लिए। अब देखें प्रेरणार्थक क्रिया, यहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझना है, यहां से प्रश्न बनेगा। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस वाक्य में, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कार्य तो कर्ता का पूर्ण होता है, लेकिन कर्ता स्वयं इसे पूरा नहीं करता, वह प्रेरणा के द्वारा अर्थात विनम्रता के साथ में जो आज्ञा का भाव दिया जाता है वो यहां पर व्यक्त होगा। तो क्या लिखेंगे?
कर्ता स्वयं इसे पूर्ण नहीं करता, क्रिया को कर्ता स्वयं पूर्ण नहीं करता, वह विनम्र आज्ञा के द्वारा दूसरे से पूर्ण करवाता है, दूसरे से पूर्ण करवाता है। और नोट क्या लिखेंगे इसमें, प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा वा शब्दांश जुड़ा हुआ होगा, क्रिया के साथ हमेशा वा शब्दांश जुड़ा होगा। कैसे? जैसे वाक्य में लिखें, जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं और कमरे का गेट खुला है, हमें किसी प्रकार से बात आ रही, पढ़ा मैं रहा हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मुझे जाके पंखा या गेट बंद करना चाहिए, पंखे की आवाज़ है तो पंखा बंद करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं किसी को कह रहा हूँ, सुनील गेट बंद करवा दो, पंखा बंद करवा दो। करवा दो मतलब करना तो सुनील को है, काम मेरा पूरा हुआ, लेकिन इस काम को मैंने पूरा नहीं किया, किसी दूसरे ने किया, सुनील ने किया। जैसे राम शाम से खाना बनवाता है, सीता गीता से पत्र लिखवाती है। अब बच्चों देखो, मैंने जैसे कहा था ना, वाह शब्दांश साथ में जुड़ा हुआ आएगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राम शाम से खाना बनाता है, बनाता नहीं आता, बनवाता है। बनाता कब आता? जब ये खुद करता। खाना किसके लिए तैयार हो रहा है? राम के लिए। पत्र किसके लिए लिखा? किसका काम पूरा हो रहा है पत्र लिखने का? सीता का। लेकिन ये खुद नहीं कर रहे, ये शाम से बनवा रहा है, ये गीता से लिखवा रहे, काम इनका पूरा हो रहा है। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें प्रेरणा का भाव हो, प्रेरणा का भाव वा शब्दांश से पूर्ण होता है। ठीक है, चलें आगे। फिर आता है बच्चों पूर्वकालीन या पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालीन या पूर्वकालिक क्रिया, इसमें क्या होता है बच्चों, वाक्य में दो क्रियाएं पूर्ण होती हैं, दूसरी क्रिया पहली क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर करती है। जब तक पहली क्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक दूसरी भी नहीं होगी, है ना। और इसमें भी नोट लिखवाएंगे तो लिखें, पहले आप इसमें लिख लें पूर्वकालिक क्रिया में जिस वाक्य में दो क्रियाएं हो तथा दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर करती हो, पहली क्रिया पर निर्भर करती हो। अब यहां भी नोट वाली क्या है बच्चों, जो पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूर्व का मतलब पहले और काल मतलब समय, जो पूर्वकालीन क्रिया होती है वो हमेशा कर या करके शब्दांश से जुड़ी होगी, उसमें कर या करके शब्दांश साथ में लगा होगा। जैसे मोहित खाना खाकर चला गया, सुनीता नहाकर के मंदिर गई। अब बच्चों देखो यहां पर दो क्रियाएं पूर्ण हो रही है, एक तो खाना खाने की और दूसरी चले जाने की। यहां पर पहली क्रिया होती है नहाने की, दूसरी जाने की। तो यहां पर बच्चों पहले कौन सी क्रिया पूरी? मोहित ने पहले खाना खाया या गया? सुनीता पहले नहाई या फिर मंदिर गई? तो पहले इसमें मोहित के द्वारा खाना खाने की बात हो रही है, यहाँ सुनीता के द्वारा नहाने की बात हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो पूर्वकालीन क्रिया होगी वो कर या करके शब्दांश से जुड़ी होगी। ठीक है, तो आपको इस तरह का वाक्य आएगा, पूछा जाएगा पूर्वकालीन कौन सी, तो आपको देखना कर और करके कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, चलें आगे।
इसके बाद में देखें बच्चों, नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बना हो, वह क्रिया शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनी हो, जैसे रंग, चमक, लज्जा। ठीक है। अब बच्चों देखें, इस शब्द में देखें जिस प्रकार से लिखा है, रंग शब्द है। ठीक है। अब इसमें बच्चों क्या है, कोई प्रत्यय लगाएंगे तो इससे क्रिया शब्द ही बनेगा। इसमें कोई प्रत्यय लगाएंगे तो जो क्रिया बनेगी वो कौन सी बनेगी? नाम धातु। मतलब जो शब्द है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में से होना चाहिए और उनसे जो क्रिया बनती है वो कौन सी बनेगी? नाम धातु। ठीक है। जिस प्रकार से एक शब्द और भी देखें इसमें, जैसे ये भी आता है अपना। जैसे अपना सर्वनाम है, रंग संज्ञा है, चमक विशेषण के रूप में भी आता है, लज्जा ये भाववाचक संज्ञा है। अब यहां से हम शब्द बनाते हैं, रंग से इसमें ना प्रत्यय लगाया, ना लगाया, ना लगाया, यहां भी ना लगाया, इनसे शब्द क्या बनाया? रंगना, चमकना या चमकाना, लज्जाना, लजाना या लजाना, और यहां अपनाना। जैसे वाक्य बनाए, राधा कृष्ण को रंगना चाहती है, सुनीता बर्तन चमकाना चाहती है, उसको लजाना नहीं आता, उसको लजाना नहीं आता। गरीब बच्चों को अपनाना अच्छी बात है। ठीक है। उसको लजाना नहीं आता, वह बर्तन चमकाना चाहती है, इत्यादि। अब बच्चों यहां पर जो देखो ये शब्द आया, वाक्य पूछा जाए राधा कृष्ण को रंगना चाहती कौन सी क्रिया है, तो यहां पर जो रंगना शब्द है वो रंग से बना है और संज्ञा से बना है, इसलिए ये नाम धातु। चमकाना चमक से बना है, लजाना लज्जा से बना है और अपनाना अपना से बना है, जो कि सर्वनाम है। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने वो कौन सी होती है? नाम धातु। ठीक है। इसी क्रम में कृदंत, वह क्रिया जो किसी क्रिया शब्द से ही बनी हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से किया वो तो क्या? नाम धातु। और वह शब्दांश या वह क्रिया जो किसी क्रिया शब्द से ही बनी हो, तो क्या लिखेंगे? वह शब्द जो क्रिया शब्द से बना हो। ठीक है। जैसे चल, पढ़, लिख, सुन इत्यादि। इसमें मैंने लिख दिया कर या करके, इसमें ता या ती। अब देखो चलकर, पढ़ करके, लिखता है, सुनती है। ये जो बच्चों मैंने जैसे बताया है, आपको कर और करके बताया। हाँ बच्चों, कर और करके क्रिया के साथ में आए, लेकिन उस वाक्य में दो क्रियाएं होनी चाहिए, तब तो वो कौन सी होती है? अजी कौन सी होती है? अभी तो बताया था, पूर्वकालीन।
लेकिन जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और कर और करके से जुड़ी हो वो इसमें आएगी। जिस बात चलकर आया, चल करके गया, आया और गया ये भी क्रिया है। चलकर, यहां कहने का मतलब कर और करके जब लगता है वो पूर्वकालीन क्रिया तो बनेगी ही। अगर वो विकल्प में नहीं है तब हम कृदंत में ले लेंगे। अब मैंने ये कहा था ना, ये एक से अधिक जगह आ रही है, इसलिए बार बार वो प्रश्न नहीं पूछे जाते जो कंफ्यूजन करते हो, ये दो ही पूछे जाएंगे। सहजातीय क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों एक ही शब्द से बने हो, दोनों एक ही शब्द से बने हो, तो वो कौन सी होती है? सहजातीय क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया और कर्म दोनों एक ही शब्द से बने हो, सहजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। अब इस वाक्य में देखो बच्चों, लड़ाई और लड़ी दोनों लड़ना शब्द से बने। ये लड़ाई कर्म है और लड़ी क्रिया है। उस बच्चे ने उसने अच्छी पढ़ाई पढ़ी थी। अब यहां पर पढ़ाई और पढ़ी देखो दोनों एक ही शब्द से बना है, पढ़ना से। तो ऐसे क्रियाएं कौन सी कहलाती है? सहजातीय क्रिया। और सहायक क्रिया कौन सी होती है? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया को पूर्ण करने में जो शब्द सहायक हों वो सहायक क्रिया कहलाती है। तो क्या लिखेंगे? जिस वाक्य में मुख्य क्रिया को पूर्ण करने में जो शब्द सहायक हों वो सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे इंग्लिश में हम इज, एम, वार, वॉज, वर, विल, शेल लिखते हैं ना, वैसे यहां आएगा। जैसे राजीव पढ़ता है, वह पढ़ता था, वह पढ़ेगा, उसने पुस्तक मेज पर रख दी, उसने पुस्तक मेज पर रख दी। अब तो देखो बच्चों, ये ता के साथ में इस क्रिया को, वह पुस्तक पढ़ता, इसको पूर्ण करने के लिए क्या है? था। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ेगा। इनको पूर्ण करने के लिए है, था या गा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। यहां पर उसने पुस्तक मेज पर रख, इसको पूर्ण करने के लिए दी का प्रयोग किया। तो ये जो हमने रेखांकित किए ये क्या है? सहायक शब्द है इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए, इसलिए इनको कहा जाता है सहायक क्रिया। ठीक है, ये थे अपने प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रियाओं के भेद। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेरणार्थक और पूर्वकालीन जो क्रियाएं हैं वहीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा, अन्यथा बाकी में से नहीं आता। इनके अलावा यदि प्रश्न आता है तो वो कर्म के आधार पर आता है। हेडिंग डालें, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं बच्चों? 2। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। अब बच्चों पहली बात तो ध्यान से सुनिए, मैं 2-3 वाक्य लिखता हूं। राजीव पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य है राजीव पढ़ता है। तीसरा वाक्य है राजीव रोता है। अब बच्चों कौन से वाक्य में क्रिया सकर्मक है, किसमें अकर्मक? सकर्मक और अकर्मक की बात यह है, वाक्य में क्रिया से पहले क्या
किसे और किसको, इन शब्दों का प्रयोग करें। यदि इनका जवाब मिल जाता है हाँ तो वो क्या है, सकर्मक, और यदि इनका जवाब नहीं मिलता तो वो कौन सी है, अकर्मक। तो देखें यहां पढ़ता क्रिया है, पढ़ता है, रोता के, इनसे पहले लगाएं। राजीव क्या पढ़ता है, पुस्तक, जवाब मिल गया तो कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। राजीव पढ़ता है, इससे पहले क्या लगाएं, किसे लगाएं, किसको लगाएं, क्या जवाब आ रहा है, राजीव क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है, नहीं आ रहा, तो ये कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, ये अकर्मक नहीं है, ये क्या है, सकर्मक। कैसे गुरुजी, वाक्य में इसमें तो क्या पुस्तक दी है, इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ हम चाहें तो कर्म लगा सकते हैं, वाक्य में नहीं दिया हो तो क्या बात है, सकर्मक ही होती है। अब वो कोई पढ़ रहा है तो हमें मालूम है कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है जी। जैसे अपनी कक्षा में पीछे कोई लड़का बैठा है, वो कुछ पढ़ रहा है तो हमें ये नहीं मालूम क्या पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है। हो सकता है पुस्तक पढ़ रहा हो, अखबार पढ़ रहा हो, मैगजीन पढ़ रहा हो। कोई कहेंगे गुरु जी कुछ भी नहीं उसके हाथ में ऐसे ही, तो वो हस्तरेखाएं पढ़ रहा है जी, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। अब कोई कुछ खा रहा है, उसके मुंह में वो जुगाली कर रहा है, मुंह चल रहा है, तो हमें पता है खा तो रहा है, क्या खा रहा है नहीं। मैं ये कहूँ सुनील खा रहा है, ये कहूँ सुनील एप्पल खा रहा है, सेब खा रहा है, तो सेब हमें दिखाई दे रहा है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन खा रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खा ही रहा है ना। तो वो चाहे वो सुपारी खा रहा हो, गुटखा खा रहा हो, अरे जी जहर खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, मुंह में कुछ ना कुछ तो है, हमें मालूम है। लेकिन वाक्य में नहीं दिया। क्रिया तो ऐसी है ना जिसके साथ चाहे तो हम लगा सकते हैं, पढ़ना के साथ कुछ भी लगाओ, लगा सकते हैं, तो वो सकर्मक होगी। और परीक्षा बच्चों प्रश्न यहीं से ही आता है। ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर राजीव पुस्तक पढ़ता है सकर्मक है अकर्मक, वो ये पूछेगा राजीव पढ़ता है ये सकर्मक है अकर्मक। क्रिया देखनी है जिसके साथ हम चाहे तो कर्म लगा सकते हैं। अब जैसे ये है, इसके पहले क्या लगाया, क्या पढ़ता है, आपने जो भी सोच रखा, अखबार है तो अखबार उसका उत्तर होगा। किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है, यहां पर पुस्तक है तो पुस्तक इसका जवाब होगा। उपन्यास है तो उपन्यास इसका नाम हो, मैगजीन है तो मैगजीन इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है ना। अरे सीधी सी बात है, जैसे मैं कोई कक्षा में मैं ये कहूं आप सामने बैठे हैं, तो मैं ये कहूं सुनीता, अजय या रजनी देख रही है। अब देख रही है तो सीधी सी बात है, आंखें खुली है तो कुछ ना कुछ तो देख ही रही होंगी। अब इसके साथ में अगर मैं ये कहता हूं रजनी मोबाइल देख रही है, तो मोबाइल वहां क्या हो जाएगा, कर्म। अब कर्म है ही नहीं ना, वहां पर दे ही नहीं रखा वाक्य के अंदर, लेकिन कर्म तो है, देख रही है कुछ ना कुछ, आंखें खुली सामने देख रही है बोर्ड को, तो बोर्ड जवाब हो जाएगा। गुरुजी को तो गुरुजी जवाब हो जाएंगे। कह देंगे कुछ भी नहीं, वो तो केवल ऊपर देख, तो ऊपर आकाश देख रही है, पंखा देख रहा है, आंखें खुली है तो सामने कुछ ना कुछ देख रहा है, फिल्म देख रही है, लोगों को देख रही है। कोई भी हो कर्म तो है, मतलब कुछ ना कुछ तो देख रही है। बस वाक्य में लिख दिया कि वह लोगों को देख रही है, वह फिल्म देख रही है, वह तुझे देख रही है, मुझे देख रही है। तो ये सब क्या वाक्य में दिए हुए हो तब तो कर्म है प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन क्रियाएं ऐसी है जिनके साथ वाक्य में दिया हुआ नहीं, लेकिन हम कर्म चाहे तो लगा सकते हैं, वो भी सकर्मक होती है। अब जैसे ये तीसरा वाक्य देखें, राजीव रोता है। जिस प्रकार से हमने यहां क्या किसे किसको का प्रयोग लगाया, राजीव क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है, उत्तर क्या है, पुस्तक। यहां लगाया राजीव क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है, वाक्य में नहीं दिया, लेकिन जो भी हमने सोच रखा है वो इसका जवाब वैसा ही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। अब राजीव क्या रोता है, क्या किसे किसको लगा के देखे ना। अब कोई तो कहें गुरुजी इसमें हम कह सकते हैं राजीव रोना रोता है, चलो इतना मान लिया। फिर किसे रोता है, किसको रोता है, घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजी इसका जवाब नहीं। ये क्रिया ऐसी है कि इसके साथ हम चाहें तो कर्म लगा ही नहीं सकते ना। वह सो रहा है, क्या सो रहा है, वह उठ रहा है, क्या उठ रहा है, मतलब अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं ये यहाँ है अकर्मक। अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं, ये उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, सोना इत्यादि ऐसी क्रियाएं हैं। इनके साथ हम चल कुछ भी लगाएं कि वह
बैठना, वह बैठ रहा है, तो क्या बैठ रहा है, किसे बैठ रहा है, किसको बैठ रहा है, क्या जवाब आ रहा है इसका? नहीं ना, बस वो अकर्मक है। वह गा रहा है, कुछ न कुछ गा रहा, कविता गा रहा है, भजन गा रहा है, गीत गा रहा है। वाक्य में दे दिया गीत गाना संगीत, तब तो ठीक है, नहीं दिया तो भी हमें मालूम है इसके साथ कर्म लगा सकते हैं। पढ़ रहा है, कुछ न कुछ तो पढ़ रहा है, हमें मालूम है, लेकिन वाक्य में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो भी हमें मालूम कुछ न कुछ तो पढ़ रहा है। बस इतना ही नहीं मालूम कि पढ़ क्या रहा है, क्योंकि हम बहुत दूर खड़े हैं, मालूम नहीं उसके हाथ में क्या है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से लिखना है। इसके आगे क्या लिखोगे, ये सकर्मक है, कर्म इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है, कर्म अप्रत्यक्ष, और ये तो अकर्मक है ही। यहां तक बात समझ में आ गई। चलें अब बात करते हैं आगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म विद्यमान हो। कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म विद्यमान हो। स का मतलब क्या होता है, स और कर्म, मतलब क्रिया के साथ कर्म विद्यमान हो, और इसमें क्या है, कर्म के साथ में अ लगा है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म विद्यमान नहीं हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, सकर्मक और अकर्मक की बात, वहां से प्रश्न आता है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब सकर्मक क्रिया जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया के भेद भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक लिखें, एकर्मक और द्विकर्मक। एकर्मक और द्विकर्मक। यहां कौन सी हो जाएगी, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म विद्यमान हो, और इसके तरह के वाक्य कितने आएंगे, 3 तरह के वाक्य आते हैं। जैसे एक वाक्य थी, राकेश पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य ये, राकेश पढ़ता है। 2 तरह के हो गए ना, जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म प्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ हो और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया हुआ हो, दोनों सकर्मक है। तीसरी तरह का वाक्य कौन सा था उसकी बात करेंगे बाद में, पहले द्विकर्मक देखते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म विद्यमान हो, एकर्मक। जैसे उदाहरण, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के साथ में 2 कर्म विद्यमान हो वो द्विकर्मक कहलाती है। अब बच्चों यहां से प्रश्न आता है, आपको ध्यान से समझना है, यहीं से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर जिस प्रकार से 2 वाक्य मैं लिख के बताता हूं, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। क्या किसे किसको का प्रयोग करें, अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाता है, हिंदी। किसे पढ़ाता है, छात्रों को। किसको पढ़ाता है, छात्रों को। ये दोनों ही कर्म है। एक इसमें क्या होता है, सजीव होता है, और दूसरा क्या होता है, पदार्थ होता है। और बच्चों जो सजीव कर्म होता है वो सदैव कौन सा होता है, गौण कर्म। कौन सा कर्म होता है, गौण कर्म। और जो पदार्थवाची होता है वो होता है हमेशा मुख्य कर्म। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है गौण कर्म कौन सा है, मुख्य कर्म कौन सा है। जो पदार्थ होता है वो मुख्य है और प्राणी होता है वो गौण है। अब बच्चों यहां से 2 बातें ये हमने इतनी सीखी। अब यहां पर पूछा अध्यापक किसे पढ़ाता है, छात्रों को। किसको पढ़ाता है, छात्रों को क्या पढ़ाता है, हिंदी। तो ये दोनों के जवाब यहां आ गए ना। अब बच्चों यहां पर अगर एक वाक्य मैं इस तरीके से लिख दूं,
अध्यापक ने छात्रों को लड्डू दिए। एक वाक्य तो ये है, दोबारा एक और सुने। अक्षय ने सुनील को गाली दी। राजा ने अपराधी को फांसी दी। अब बच्चों ये वाक्य ध्यान से सुनना। जिस वाक्य में देखो क्या किसको अध्यापक ने छात्रों को क्या दिए, लड्डू दिए। एक कर्म तो ये है, किसे दिए, किसको दिए, छात्रों को। दूसरा, अक्षय ने सुनील को क्या दी, गाली। किसे दी, सुनील को। किसको दी, सुनील को। राजा ने अपराधी को क्या दी, फांसी। किसे दी, अपराधी को। किसको दी, अपराधी को। अब बच्चों ध्यान से सुनो, दो दो कर्म नजर आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी इसमें कुछ द्विकर्मक है, कुछ अकर्मक, यानी एकर्मक और द्विकर्मक। तो गुरुजी कैसे, यहां तो दो कर्म थे, आपने द्विकर्मक बताया, यहां भी। अब बच्चों ध्यान से सुने, जिस वाक्य में क्रिया देने का बोध करवा, जैसे यहां भी दिए, यहां भी दी और यहां दी, तीनों वाक्य में देने का बोध करवा रहा है। उस वाक्य में जब देने का बोध हो जाए तो जो देने का बोध हो रहा है उसमें जो मुख्य कर्म, जो गौण कर्म होता है, यानी जो प्राणी होता है, वो देने के बोध में संप्रदान बन जाता, कर्म नहीं रहता। अरे कर्म के साथ में कारक पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो को किसके साथ लगा, कर्म के साथ ही तो लगाना। ये देखो सबके साथ को। लेकिन बच्चों जिस वाक्य में क्रिया देने का बोध करवाए उसमें जिसके साथ को की बात आती है वो संप्रदान बन जाता, क्योंकि संप्रदान कारक जो होता है उसमें के लिए विभक्ति होती है, के लिए के अलावा एक और विभक्ति को भी होती है। शायद आपने कभी नहीं पढ़ा हो, के लिए और को दोनों एक ही बात है। जैसे मैं ये कहूं, यह पुस्तक मोहन को दो, यह पुस्तक मोहन के लिए दो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो वहां पर जो कर्म सजीव होता है वो क्या हो जाता है, संप्रदान। तो फिर कर्म कितने बचते हैं, एक ही तो बचता है उस वाक्य में। अब देखो, अध्यापक ने छात्रों को लड्डू दिए, दे दिए, देने का बोध हुआ, तो यहां छात्र कर्म नहीं है, संप्रदान है। लड्डू ही कर्म है, तो ये एक कर्मक वाक्य का उदाहरण है। कौन सा, एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। अक्षय ने सुनील को क्या दी, गाली दी। एक वाक्य और भी लिख देता हूं मैं, राधा ने कृष्ण को फूल देकर वापस ले लिया। एक वाक्य ये भी। अब देना क्रिया तो है बच्चों, ध्यान से सुने, ये एकर्मक है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये द्विकर्मक है। गुरुजी आपकी बात गड़बड़ कर गए, समझ में नहीं आया। आप एक बार तो कह रहे हो कि देना क्रिया जब आ जाए तो जो सजीव कर्म होता है वो संप्रदान बन जाता, तो कर्म एक ही रहता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने अलग क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है, ध्यान से सुनो। जो देने की बात आ रही है वो पहली बात है पूर्ण रूप से दिया जाए, और जो देने वाली बात हो वो क्या है, स्वीकार्य हो। ये दोनों नियम जहां लागू हो जाए तो ही वो देने का बोध होता है। अब ये लड्डू तो बच्चे को स्वीकार है, खुशी खुशी ले लेंगे, गुरुजी जब बांट रहे तो बच्चे लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अक्षय ने सुनील को गाली दी। अब अक्षय सुनील को गाली देगा तो वो लेगा क्या, नहीं ना। अरे सुबह सुबह कक्षा में आए, अक्षय सुनील को उसको प्रवचन सुना रहा है, मतलब मधुर संगीत सुना रहा है, गालियां सुना रहा है, तो सुनील कहेगा क्या, वाह आज तो मजा आ गया भाई साहब, रोजाना सुनाया कर, नहीं ना। वो इसे स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन सुन तो रही है उसको। ऐसा नहीं कि गाली नहीं सुन रही, सुन रही है, लेकिन वो मन से स्वीकार नहीं कर रहा। वो क्या चक्रवर्ती ब्याज लगाएगा, वापस लौटा रहा है उसको। आई बात समझ में। तो स्वीकार ही नहीं है ना, जो स्वीकार नहीं होती, जब यहां स्वीकार ही नहीं है तो देने का बोध ही नहीं हुआ, क्योंकि इसने ली नहीं, और देने का बोध नहीं होता, ये संप्रदान नहीं बना, संप्रदान नहीं बना तो ये कर्म है, और कर्म है तो द्विकर्मक है, इसलिए द्विकर्मक मानेंगे। राजा ने अपराधी को फांसी दी।
फांसी तो दी क्योंकि अपराधी है, सजा तो उसको मिलेगी, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। अंत समय तो ये सोचेगा काश मुझे छोड़ दे, ठीक है ना। तो ये भी स्वीकार्य नहीं। अरे सीधी सी बात है, जैसे आपने गलती कर दी या फिर आपने कोई अच्छा काम किया तो मैंने जेब में से चॉकलेट निकाल के एक बच्चे को दी, तो बाकी बच्चे कहेंगे गुरुजी हमें भी दो, क्योंकि चॉकलेट तो अच्छी लगती है ना, ठीक है। थोड़ी देर बाद में एक बच्चे ने गलती की, मैंने उसको बुला के कान के नीचे एक जोर से चांटा दिया, तो सभी बच्चे बोलेंगे गुरुजी एक चांटा हमें भी दो, बोलेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो स्वीकार्य नहीं है। गलती की तो वो पीछे पीछे हटेगा, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वही वाली बात है, सजा कभी स्वीकार्य नहीं होती। तो ये भी देने की क्रिया तो देना है, लेकिन ये देने का बोध नहीं करवा रहे, क्योंकि ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए दोनों क्या है? द्विकर्मक। राधा ने कृष्ण को फूल देकर वापस लिया, क्रिया तो देने का बोध हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दी ना, दिया और लेकिन वापस ले लिया, दिया और वापस ले लिया, पूर्ण रूप से देने का बोध नहीं हुआ। इसलिए ये भी क्या है? राधा ने कृष्ण को क्या दिया? फूल। किसे दिया? कृष्ण को। किसको दिया? कृष्ण को। तो ये भी द्विकर्मक, ठीक है। एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया हमने यहां की। अब आगे देखें पूर्ण एकर्मक और अपूर्ण एकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं हो, पूर्ण एकर्मक कहलाती। जैसे मैंने वही वाक्य लिखे, सुनील बैठता है। क्या बैठता है? किसे बैठता है? किसको बैठता है? जवाब आ रहा है क्या? नहीं ना। बैठना, सोना, चलना, उठना, हंसना, रोना इत्यादि, ये वो क्रिया हैं जिनके साथ हम क्या किसे किसको कुछ भी लगाएं नहीं लगेगा। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं हो, वो पूर्ण एकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इनके साथ में कभी भी कोई भी कर्म लगाना चाहे तो भी नहीं लगा सकते। क्या बैठता है? कोई भी कर्म लगा के देखो, लग सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, जो अपूर्ण एकर्मक होती है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म विद्यमान तो नहीं होता, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया के होने का बोध करवाते हैं। वो शब्द क्रिया नहीं है, वो क्या है? क्रिया के पूरक हैं। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री, उसके जैसे होते हैं। हमें लगता है वो अकर्मक, वो क्रिया है, लेकिन क्रिया नहीं है, वो उसके पूरक है, उसके जैसे हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें हमेशा क्या का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन किसे और किसको का जवाब नहीं मिलेगा। जैसे वाक्य लिखता हूं, सुनील धर्मात्मा बना, ठीक है। अनीता विधायक बनी या बन गई, तुम आलसी हो, वह अच्छा हो गया इत्यादि। अब बच्चों इनमें जो क्रिया शब्द है बना या बन गई, हो गया, इनके साथ में क्या लगाओगे हमेशा जवाब मिलेगा, किसे किसको का नहीं। सुनील क्या बना? धर्मात्मा। सुनील किसे बना? सुनील किसको बना? जवाब नहीं आ रहा ना, वो कौन सी होती? अपूर्ण अकर्मक। अनीता क्या बन गई? विधायक। अनीता किसे बन गई? अनीता किसको बन गई? क्या जवाब आ रहा है? नहीं, तो क्या है? अपूर्ण अकर्मक। तुम आलसी हो, तुम क्या हो? जवाब आएगा आलसी। तुम किसे हो? तुम किसके हो? क्या इसका जवाब आ रहा है? नहीं, वो किस में आते हैं? अपूर्ण अकर्मक में। वह अच्छा हो गया, वह क्या हो गया? जवाब आएगा अच्छा। किसे हो गया? किसको हो गया? ये जवाब नहीं आएगा। जिसमें केवल क्या का जवाब आता है वो अपूर्ण अकर्मक होती है। तो बच्चों हमने क्रिया का टॉपिक आज कंप्लीट किया है।
ऐसी कोई महत्वपूर्ण आपको जो नोट्स हैं वो भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी क्रम में नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।